राम मंदिर चंदा विवाद के बाद अगर कोई मुद्दा सरकार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है तो वो है E20 पेट्रोल। सरकार कह रही है कि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से हुआ। ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि इंजन खराब होने की वजह E20 नहीं बल्कि मिलावटी पेट्रोल हो सकता है। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ टेस्टेड था, रिसर्च के साथ था, तो वैज्ञानिक डेटा कहां है। और जनता को तो अब पता चल रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का प्रयोग आज का नहीं बल्कि 2014 से ही शुरू हो चुका था। यानी पूरे 11 साल तक ब्लेंडिंग बढ़ती रही, लेकिन देश में इस पर खुली बहस आखिर क्यों नहीं हुई। और इससे भी बड़ा सवाल, E20 के बाद अब डीजल में भी ब्लेंडिंग की तैयारी क्यों। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। दावा है कि 2014 में केवल 1% ब्लेंडिंग से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ता गया और दिसंबर 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया। सरकार का कहना है कि यह लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक परीक्षण हुए, टेस्टिंग हुई और उद्योग संगठनों और तकनीकी संस्थानों का सहयोग मिला। This discussion and the interaction is on the E20 ethanol blended petrol program. This ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. Which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं कि अगर परीक्षण हुए तो उनका पूरा डेटा कहाँ है। कितनी गाड़ियों पर परीक्षण हुआ, कितने किलोमीटर तक परीक्षण किया गया, कितने महीनों तक चला, किन मौसमों में किया गया, पुरानी गाड़ियों पर भी हुआ या केवल नई गाड़ियों पर। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उस परीक्षण की पूरी रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि 2023 के बाद आने वाली अधिकांश नई गाड़ियां E20 कॉम्पैटिबल हैं, लेकिन भारत की सड़कों पर करोड़ों ऐसी गाड़ियां हैं जो इससे पहले बनी थी। यहीं सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर किसी पुरानी गाड़ी में लंबे समय तक E20 के इस्तेमाल से कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सरकार, तेल कंपनी या फिर ऑटो मैन्युफैक्चरर। आज तक इसका साफ जवाब सामने नहीं आया। जब इंजन में खराबी की शिकायतें सामने आने लगी तब ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें कहा गया कि कई मामलों में समस्या E20 नहीं बल्कि मिलावटी ईंधन की वजह से हो सकती है। Not the standard E20 fuel, it had some impurities and water content etc. in it. So as is the standard protocol, we have serviced the vehicle, we have flushed the fuel tank and the fuel line, removed the non-standard E20 fuel which was there earlier, which was basically seemed to be adulterated. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था सरकार का बचाव करना, लेकिन यहाँ तो एक और विवाद उठ खड़ा हुआ, मिलावटी तेल का विवाद। अगर ये बात सही है तो फिर सवाल सरकार से भी बनता है, आखिर पेट्रोल पंपों तक मिलावटी पेट्रोल पहुंच कैसे रहा है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसकी जिम्मेदारी है। जनता तो घर में पेट्रोल नहीं बनाती, अगर कहीं मिलावट हो रही है तो उसकी निगरानी कौन करेगा। इसके बाद उन दो बड़े दावों की बात हम करते हैं जिन्हें लेकर लगातार बहस हो रही है। पहला दावा, एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल सस्ता होगा। गडकरी जी ने सीना ठोक कर कहा था कि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको
15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। लेकिन आज उपभोक्ता पूछ रहा है कि अगर फायदा हुआ तो पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटे। दाम घटना तो दूर, एथेनॉल महंगा होकर पेट्रोल के बराबर तक पहुंच गया है। यहां पर सरकार का तर्क अलग हो सकता है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को फायदा होगा और आयात कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन आम आदमी की नजर तो पेट्रोल पंप पर लिखी हुई कीमत पर जाती है। सरकार का दूसरा दावा था कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग से प्रदूषण कम होगा। अगर वाहन से निकलने वाला पॉल्यूशन घटता है तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बात है। लेकिन एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या इस पर कोई रिसर्च की गई है? E20 से जुड़े विवाद पर नितिन गडकरी का एक ही जवाब होता है कि E20 के खिलाफ एक लॉबी प्रोपेगेंडा चला रही है, क्योंकि इस लॉबी को एथेनॉल की वजह से 22 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। अगर सरकार को सचमुच ऐसी किसी लॉबी की जानकारी है तो फिर उसका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? अगर कोई देश को गुमराह कर रहा है तो गडकरी जी उसका नाम क्यों नहीं बता रहे? बात बात पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने वाली सरकार लॉबी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती है? ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और जनता भी पूछ रही है। लेकिन अभी E20 पेट्रोल की मार से सरकार उबर भी नहीं पाई है। अभी तो सरकार अपनी सफाई पेश कर ही रही है कि गडकरी जी ने डीजल ब्लेंडिंग की बात करके सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है और जनता की धड़कन को भी बढ़ा दिया है। नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि भविष्य में डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग पर काम किया जा सकता है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। यानी E20 पर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ और एक नई बहस शुरू हो गई। अब वही सवाल फिर खड़े हो रहे हैं, क्या रिसर्च पूरी हो चुकी है? कितने वाहनों पर परीक्षण हुआ? रिपोर्ट कहां है? क्या ट्रक, बस, ट्रैक्टर और पुराने डीजल इंजन इसके लिए तैयार हैं या फिर ये सब अभी शुरुआती स्तर पर है? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। सच्चाई ये है कि E20 या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से किसी को आपत्ति नहीं है। दरअसल सरकार को एक ही तरह का पेट्रोल थोपने के बजाय दोनों ऑप्शन देने चाहिए थे। यानी जिस वाहन के लिए E20 उपयुक्त है और जो उपभोक्ता इसे इस्तेमाल करना चाहता है वो E20 पेट्रोल खरीद ले। वहीं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं या जिन्हें अपने वाहन को लेकर चिंता है, उन्हें बिना एथेनॉल या कम एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए। इससे निर्णय का अधिकार उपभोक्ता के पास रहेगा और E20 को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें भी कम किया जा सकेगा। E20 का समर्थन करने वालों के अपने तर्क हैं। वे कहते हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना सफल है तो पूरा डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? भारत जैसे लोकतंत्र में इतने बड़े फैसले पर खुली चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता अफवाहों पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर अपनी राय बना सके। क्या आपको भी लगता है कि राम मंदिर चंदा चोरी की तरह E20 पेट्रोल भी सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला मुद्दा है? क्या सरकार को डीजल ब्लेंडिंग का फैसला अभी टाल देना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि जनता को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।